नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। मॉडर्न इंडिया के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। भारतीय राजनैतिक चेतना का विकास यानी द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की शुरुआत मानी जा सकती है कि यहाँ से हम स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ एक सफल कदम बढ़ाने में हमारा उद्देश्य पूरा होने की तरफ एक सफल कदम माना जा सकता है भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास को। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आप प्रश्न को हमारे साथ सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और लास्ट में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएँ। उम्मीद है आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे ताकि जो वैल्यूएबल पॉइंट्स मेरे द्वारा आपको बताए जाएं वो सारे आप नोट कर सकें। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? सही कूट का चुनाव कीजिए। पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1813, प्राच्य एवं आंग्ल वेद विवाद। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ 1813 लिखा हुआ है, ये 1813 ना होकर के 1823 होगा, क्योंकि जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बिल आया था वो जो ये कमेटी गठित की गई थी वो की गई थी 1823 में। तो इनमें से आपको बताना है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2, 3 तीनों सही है। जल्दी से अपने राइट आंसर्स कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था वो पहली बार ब्रिटिश शासन द्वारा संस्थागत शिक्षा की पहल की शुरुआत था। इस एक्ट में शिक्षा के उद्देश्यों एवं प्रसार के माध्यमों को लेकर किसी भी तरह की स्पष्टता नहीं थी। फिर भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है क्योंकि इसी के द्वारा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई थी। अंग्रेजी शासन द्वारा पहली पहल थी। उसके बाद 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन गठित की गई। इस कमेटी को 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत शिक्षा के लिए अनुमोदित 1 लाख के आवंटन के तरीके को निर्धारित करने का दायित्व दिया गया था। यानी जो अब तक 1813 में जो प्रसार का माध्यम नहीं डिसाइडेड था उसको डिसाइड करने के लिए ये 1823 वाली कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, इस कमेटी में जो है विवाद भी होता है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा या देसी होगा, इससे विवाद भी होता है। जो विवाद 1813 में शुरू हुआ था वो अभी निपटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। विवाद के दौरान 10 सदस्यों वाली जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 5-5 गुटों में विभाजित हो गई थी। 5 गुट प्राच्य शिक्षा के लिए जो फोर्स कर रहे थे कि जो शिक्षा होगी वो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता के अनुसार होगी, जबकि 5 सदस्य आंग्ल शिक्षा के यानी अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। विवाद 1835 तक चलता है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले मिनट ऑफ एजुकेशन की संस्तुति की जाती है और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अधिकृत रूप से मान लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसलिए प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सुमेलित है? पहला, बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, दूसरा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली,
ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली 1 and 2, ओनली 2, ओनली 1 and 3, ओनली 3, यानी केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3। इसमें से आपको 3 जो स्टेटमेंट दी गई हैं, संस्थान और संस्थापक दिए गए हैं, उनमें बताना है कि किसका मैच सही हुआ है। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा या वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। यानी जो कलकत्ता मदरसा है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा ही स्थापित है। कलकत्ता मदरसा नामक संस्थान के संस्थापक वारेन हेस्टिंग हैं। बाकी जो दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था उसको जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, 1791 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। वहीं जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था, ना कि आर्थर वेलेजली द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित था। तो इस प्रकार प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हुआ केवल 2। ध्यान रखिएगा, केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एल्बर्ट बिल विवाद किनसे संबंधित था? किस चीज से संबंधित था एल्बर्ट बिल विवाद? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, या फिर आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूची में रख सकते हैं। हालांकि जो प्रश्न हैं 10 के 10 वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी ये उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्बर्ट बिल विवाद, जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। एल्बर्ट बिल विवाद के मुख्य प्रावधानों में यह शामिल था। लॉर्ड रिपन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल 1880 से 84 था। इसी समय 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद होता है। इस बिल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां दी गई थी। इस बिल के द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी जो है वो यूरोपीय लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकते थे। बिल का यूरोपीय लोगों ने संगठित होकर विरोध किया, जिसके कारण ये इस बिल को वापस लेना पड़ा। इस विवाद के कारण रिपन के कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस बिल के माध्यम से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उभर कर सामने आई थी वो थी यूरोपीय लोगों के नस्लवादी चरित्र के बारे में। यानी अब भारतीय भी समझ गए थे कि यूरोपीय लोग हमें कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं दे सकते, और यहीं से भारतीय चेतना की शुरुआत मानी जा सकती है। यानी भारतीयों में ये भावना आई कि जो यूरोपीय हैं वो हमें कभी भी समानता की बात नहीं कर सकते। वो जो समानता की बात करते हैं वो जो है वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ वो दिखावा भर मात्र है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सर विलियम जोन्स ने किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया? मनुस्मृति, भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण। किसका अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था अंग्रेजी में? प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। सर विलियम जोन्स द्वारा 1789 यानी 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बात ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का
1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया? मैक्स मूलर, विंसेंट आर्थर स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र, विल्किंस। किसके द्वारा भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा गया, तैयार किया गया? पांचवा प्रश्न है, प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में यानी 1904 में इन्होंने ये बुक लिखी है, तैयार किया था। विकल्प में से ऑप्शन नंबर बी विंसेंट आर्थर स्मिथ बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? रेलवे, न्याय प्रणाली, भू राजस्व, शिक्षा। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसका संबंध किससे था, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा। औपनिवेशिक शासनकाल में शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या नीचे की ओर छन जाने के सिस्टम का सहारा लिया। चूंकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि से बहुत कम लोगों को शिक्षित किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि उच्च वर्ग को और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों को हम शिक्षा दे दें तो नीचे के लोगों तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। उन लोगों से आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच अपने आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम वो लोग अपने ऊपर ले लेंगे। इसे ही बोला जाता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी ऊपर के लोगों को शिक्षित करो और नीचे के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है। और आज के ज़माने में जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो कौन सा माध्यम चलता है कि शिक्षा का माध्यम नीचे से ऊपर आता है, यानी जनसाधारण को शिक्षित करने की बात सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा की जाती है कि जो बच्चे हैं, इसीलिए अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन का सिस्टम हमारे देश में लागू है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। उनके जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजें। इसके लिए RTI यानी राइट टू एजुकेशन, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार भारत में सभी बच्चों को प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? 4 ऑप्शन, SN ठाकुर, KC सेन, SK वर्मा, SC बोस। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे जो पद थे वो इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य ही नियुक्त होते थे। उस पर 1863 सन याद रखिएगा, 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब पास की थी? तो वो पास की थी
1863 में। कब? 1863 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ये बात बतानी है आपको। 3 ऑप्शन है, रोमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, पृथ्वीश चंद्र राय। केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है कि किसने भारत में उपनिवेशवाद के जो आर्थिक आलोचक थे वो इनमें से कौन थे। उम्मीद है सब लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, रोमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, पृथ्वीश चंद्र राय। ये तीनों भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ थी वो पूर्ण रूप से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के प्रभुत्व एवं शोषण की प्रकृति में की समझ में गड़ी हुई थी। यानी जब भारतीयों को समझ आ गया कि जो औपनिवेशिक शासन है, उपनिवेशवाद है, वो भारत में सिर्फ और सिर्फ धन शोषण के लिए है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भला नहीं होने वाला है, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय जुड़ने लगे। आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, पृथ्वीश चंद्र राय ने औपनिवेशिक आर्थिक नीति का हर पक्ष से विश्लेषण किया। नौरोजी लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं भारतीय धन शोधन का सिद्धांत। रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई किताब थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहीं पृथ्वीश चंद्र राय ने लिखी किताब द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया बीइंग अ डिटरटेंशन ऑफ द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ इंडियन पॉवर्टी, यानी द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया बीइंग ए डिजर्टेशन ऑफ द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। ये किताब लिखी गई पृथ्वीश चंद्र राय के द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत के अत्यधिक निर्धन होने का कारण और उसके विभिन्न पक्षों की व्याख्या की थी। तीनों किताब का नाम ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एग्जाम में कई बार इन किताबों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रोमेश चंद्र द्वारा लिखी गई द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृथ्वीश चंद्र राय द्वारा लिखी गई द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया बीइंग अ डिजर्टेशन ऑन द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये किताबें इन तीनों के द्वारा लिखी गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा रखा गया। ऑप्शंस हैं बी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जो पहला प्रस्ताव था इंपीरियल काउंसिल में किसने रखा। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा 10 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रस्ताव सर्वप्रथम इंपीरियल काउंसिल में रखा। इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों के लिए गठित किए गए थे। सैडलर, रेले, मैकडॉनल्ड, कैंपबेल। सही कोड का चुनाव कीजिए। 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2, 1 और 4। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1 और 2। Thank you for watching. Read upon. Please like, share and subscribe.